हेलो बच्चों, तो सेकंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। जल्दी से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके और ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ, आप सबने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन ट्राई कर लिया, तो अब पढ़ते हैं हम दोनों मिलके और सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है क्वेश्चन में कि भाई कोई ए कंपाउंड है जो कि एक कीटोन है और जिसका फॉर्मूला दिया है भाई C4H8O। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि ये जो एल्केन जो भी आपका ये कीटोन है विच अंडरगोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। भाई ये इसकी एक यानी कि एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। और हैलोफॉर्म रिएक्शन याद है आपको, ये कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक, ये कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म की बात कर रहा है। मतलब यहाँ से एक छोटा सा हिंट भी मिल गया, पहली लाइन से एक बहुत अच्छा हिंट मिल गया। चलिए, तो हिंट या तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो पहले पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक। सो आगे ये कहता है कि ये रिडक्शन करने पर, इसका जब रिडक्शन किया जाता है तब ये कंपाउंड बी बनाता है। देखो यही लिखा है ना कि इट गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन। लिखा है कि बी ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब बी को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो कहता है कि एक कंपाउंड मिलता है सी, ठीक है। एक कंपाउंड मिलता है कौन सा? सी, विच फॉर्म्स मोनोओजोनाइड। मतलब ये जो आपका सी कंपाउंड है ये मोनोओजोनाइड बनाता है डी नाम का। तो भाई ये मोनोओजोनाइड बना रहा है, और ओजोनाइड बनता किससे आपको शायद याद होगा, ओजोन के ट्रीटमेंट से। मोनोओजोनाइड, ठीक, यहां तक हुआ। उसकी बात भी कुछ कहता है, यस ऑफ कोर्स। कहता है कि डी का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट तो ये एसिटल्डिहाइड प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर आ जाते हैं, इधर लिख देते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे जिंक डस्ट के साथ, मतलब जिंक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो बेसिकली इसका मिलेगा ई कंपाउंड। और इस ई का जो आंसर है, मतलब ई जो दे रखा है वो बोला है एसिटल्डिहाइड। तो ये तो हुआ सवाल, जो जैसा कह रहा है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। अब समझते हैं कि सवाल की डिटेल और डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो सबसे पहली बात कि ए जो है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कीटोन है। अब कीटोन है 4 कार्बन की। पहली इंफॉर्मेशन की ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो यहां से क्लियर हो जाता है, आप याद कीजिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सी कीटोन या कौन से एल्डिहाइड देते हैं। यस ऑफ कोर्स, जिनमें ये वाला ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक। सो ये जो भी कीटोन है इसमें ये वाला ग्रुप अवेलेबल है, मिथाइलेटेड है ये कीटोन कैसी है बच्चों? मिथाइलेटेड है, क्लियर। अब देखो इस कीटोन का क्या किया गया, रिडक्शन। लेकिन हम इसका फॉर्मूला पूरा कर लें, तो भाई इसका फॉर्मूला पहले पूरा करो। C4 में से मतलब 2 कार्बन तो ये रहे आपके, तो बचे हुए आपके 2 कार्बन ये, और तो कोई पॉसिबल बन ही नहीं सकती। 4 कार्बन की यही पॉसिबल होगी कीटोन, क्योंकि CO ग्रुप टर्मिनल पे तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा सेटिस्फाई अगर करें तो देख सकते हैं आप लोग ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, मैच कर रहा है, वेरी गुड। अब ये ए कीटोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका रिडक्शन करो। तो भाई जब कीटोन का रिडक्शन करते हो तो आपको पता है एक H यहाँ लगेगा और एक H इस जगह। मतलब बी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो रिडक्शन के बाद हमें मिलेगा कुछ ये वाला कंपाउंड, रिडक्शन के बाद हमें मिलेगा कुछ ये वाला कंपाउंड, है ना। ब्यूटेन 2 ऑल मिला, क्लियर। तो अब हुआ ये कि जब सल्फ्यूरिक एसिड तुम किसी अल्कोहल में डालते हो तो आप सबको पता है क्या होता है, डिहाइड्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड जब अल्कोहल में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेट, मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगी। अब ये इसका अल्फा कार्बन है। अब तुम्हें बीटा एलिमिनेशन, देखो यहाँ से H हटाए या यहाँ से, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन करना है तो एल्कीन बनेगी। तो 2 पॉसिबल एल्कीन है, लेकिन यहाँ पे कौन सी वाली दिखाएंगे, जो मोर स्टेबल यानी जो मेजर होगी। इनमें से कौन सी वाली मेजर होगी, यहाँ से अगर बीटा आप हटा दोगे, बीटा हाइड्रोजन, तो इस जगह पे जो आपका डबल बॉन्ड आएगा ये वाली जो एल्कीन होगी ये मेजर एल्कीन होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एल्कीन बनी। अब एल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है। अब आप सबको पता है ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं, भाई जहां पे भी डबल बॉन्ड है उस जगह पे एक स्ट्रक्चर बनती है और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ओजोनाइड। भाई ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनको अटैच मत करो डायरेक्टली। अब ये जो ऑक्सीजन है ना भाई,
3 ऑक्सीजन आएंगे और कुछ इस तरीके से अटैच होंगे और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। अब एक ही ओजोनाइड, अगर आपके एल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो एक जगह पे ही ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा था मोनो ओजोनाइड, मतलब कहीं ना कहीं उस कंपाउंड के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड ही अवेलेबल है। अब इस मोनो ओजोनाइड को जैसे ही आप जिंक सोल्यूशन से ट्रीट करोगे, जिंक वाटर से ट्रीट करोगे, तो ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है याद करो, कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, मतलब ये आपको CH3CHO और CH3CHO कहीं ना कहीं 2 मोल्स आपको मिलेंगे CH3CHO के, जैसा कि हिंट दिया है। एक बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था जो कि आप सबने कर लिया। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लें कॉपी में और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से लिखिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं मिलकर के क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने हमें, फॉर्मूला जो इनका प्रोवाइडेड है वो ये है C9H10O। अब इसकी इंफॉर्मेशन जरा देखें और वो कौन कौन सी है, चेक करें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। लिखा हुआ है कि ये 2,4-DMT टेस्ट देता है, मतलब 2,4-DMT रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ये इंफॉर्मेशन दी है। अगली इंफॉर्मेशन देखें तो ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। इसको रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि ये टॉलेंस टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगली इंफॉर्मेशन देखिए तो लिखा हुआ है ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, कैनिजारोज रिएक्शन देता है। चलो ये भी हमें पता लगा। लास्ट इन्होंने लिखा दिया हुआ है कि भाई इसका जब विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, विग्रस ऑक्सीडेशन अगर किया जाए तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखते हैं कि हर एक जो रिएक्शन है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इस कंपाउंड की फिर क्या स्ट्रक्चर है। चलें स्टार्ट करें बच्चों। चलो ध्यान से देखो, लॉजिकली देखा जाए तो जो सबसे पहला पार्ट है बच्चों डीएनपी टेस्ट। अब सबको पता होगा डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, है ना बच्चों, एल्डिहाइड्स और कीटोन देते हैं। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है या कीटोन हो सकता है ना, इनमें से कोई एक होगा। पहली इंफॉर्मेशन से ही एल्डिहाइड और कीटोन्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखा जाए टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, मतलब ये डीएनपी टेस्ट दे रहा था और ये टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है। तो जब ये वाला टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो कीटोन प्रोवाइड ही नहीं करते, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब ये निकल के आता है कंक्लूजन कि ये वाला कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है। तो भाई कैनिजारो रिएक्शन की तो एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या थी, ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एल्डिहाइड है ना, ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ये बात क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं कि जब स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज किया जाए इसको तो देखिए क्या मिलता है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिखते हैं तो भाई 2 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है और 1,2 पोजीशन पे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में, यानी कि इसकी जो हमें स्ट्रक्चर बनानी है, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन है, ये बात क्लियर है। और वैसे भी देखा जाए 6 कार्बन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली बेंजीन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो मतलब ये कंपाउंड साफ बता रहा है, इसका प्रोडक्ट बता रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग है। अब हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। हमने इसकी बेंजीन रिंग बनाई। अब देखो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन है। देखो भाई यहाँ से यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी एक ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में हो सकता है कि इन दोनों जगह पे कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या लगा है,
ग्रुप लगे हुए हैं। अभी हमें नहीं पता वो ग्रुप कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 बार सब्स्टिट्यूशन है और 1,2 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जरा देखते हैं ध्यान से, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है तो हो सकता है कि अभी 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो रिंग में आ चुके हैं, हमारे पास 3 कार्बन अभी बचे हैं टोटल 9 करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ करके बनाऊं, कि हो सकता है, या नॉर्मली अगर मैं दिमाग लगाऊं और मैं कुछ ऐसा सोचूं कि तीनों के तीनों वहीं लगा दें, ये सोचें, तो सबसे पहली बात ये इसलिए गलत होगा क्योंकि अब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं अगर होगा तो फिर ये ग्रुप कहाँ से आया, तो क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद एक कार्बन की चेन यहाँ लगी होगी और कुछ ये हो सकता है कि ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रहा होगा, और ये वाला जो कार्बन है ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होके मे भी ये दे रहा होगा, लेकिन आपको शायद याद होगा कि इसके ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीडाइज होगा, ये नहीं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ। और दूसरी बात, एक और देखो कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, है ना, तो पॉसिबिलिटी इस कंपाउंड की भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, ये ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, जिससे कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो अब ये इस वाली कंडीशन को पूरा फुलफिल कर रहा है, लेकिन ऐसे में ये आपका एक हाइड्रोजन कम आ रहा है, 6 2 8 हो रहे हैं, तो कितना है, एक और जो बचा हुआ है आप उसको यहाँ लगा दो। ये देखिए, ये रही सही और बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की। और इस कंपाउंड का जब विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ग्रुप इसमें ऑक्सीडाइज होगा, और आपको पता है कि जब कोई भी कार्बन चेन लगी होती है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो तो जो कार्बन रिंग से जुड़ा होता है वही फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा। ये बात ध्यान रखें, और ये आपका पूरा कंपाउंड की स्ट्रक्चर तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका पूरा हुआ, जल्दी से इसे लिख लें और फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आपका, ठीक, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे अपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक कंपाउंड ए है और इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला दिया है दैट इज C3H8O, ये हमें प्रोवाइड कर रखा है। इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं कॉपर 573 केल्विन से, तो मिलता है हमें बी कंपाउंड। और ये इंफॉर्मेशन दी है कि इस बी कंपाउंड को जब फेलिंग सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन से, तो कहता है कि ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता। ठीक है, यानी कि जो रेड ब्राउन पीपीटी मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ बी जो कंपाउंड है ये सी कंपाउंड फॉर्म करता है, येलो प्रेसिपिटेट है, ये इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं जब आप इसको आइडोफॉर्म से ट्रीट करते, मतलब आइडोफॉर्म रिएजेंट से ट्रीट करते हो। ठीक है, तो आइडोफॉर्म रिएजेंट से ट्रीट करेंगे मतलब इन दोनों से, तो आपको ये कंपाउंड मिला। अब कहता है कि ए बी और सी तीनों की स्ट्रक्चर बनाएं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा केस है। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे हिंट मिलती है। हिंट इस जगह से देखो मिल रही है, ये जो कंपाउंड बी है ना बच्चों, ये आप देखें तो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, जबकि यही कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं कौन कौन देता है। अब आप ध्यान दीजिए, आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको याद हो, और कीटोन्स देते हैं, लेकिन शर्त ये कि इनके पास ये मिथाइलेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, कुछ अल्कोहल भी है भाई जो ये टेस्ट देते हैं और उनके पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो मतलब अगर इस रिएक्शन से देखा जाए तो आइडोफॉर्म रिएक्शन अगर दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो बी कंपाउंड ये पॉसिबल है। ठीक बच्चों, तो अब देखने वाली बात ये है कि इनमें से कौन सा है ये। तो इसके लिए राइट साइड की इक्वेशन देखो, फेलिंग टेस्ट देता है। अब फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तो फेलिंग टेस्ट कौन से कंपाउंड्स एक्चुअली देते हैं? सो एल्डिहाइड्स देते हैं। आप सबको याद होना चाहिए कि फेलिंग टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड्स। तो अगर एल्डिहाइड्स देते हैं तो ये तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड तो नहीं है। ये बात तो क्लियर है, ये एल्डिहाइड तो नहीं, या तो ये अल्कोहल होगा या तो ये कीटोन होगा। चलो अभी इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ अब ये कैसे पता लगेगा कि अल्कोहल है या फिर ये कीटोन है? तो उसके पहले वाली रिएक्शन को देखो भाई, जो कॉपर एट 573 है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली ये हाइड्रोजन सिस्टम से हटाता है, ये 2 हाइड्रोजन सिस्टम से हटाता, अगर आपको याद हो तो चेक करते हैं कि भाई किससे ये 2 हाइड्रोजन हटाता था। तो सब लोग इस रिएक्शन को याद करो, अल्कोहल ये रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है और वही अल्कोहल या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या तो वो कीटोन फॉर्म करते हैं। मतलब इस रिएक्शन से ये पता लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि अल्कोहल हो और ये ऑक्सीडाइज होकर के या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन, मतलब बी कंपाउंड अल्कोहल नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो बी कंपाउंड क्या रहेगा, कीटोन। सो ए कंपाउंड क्या पॉसिबल है आपका, अल्कोहल पॉसिबल है। तो अब अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो बहुत सिंपल है, कीटोन बना रहे हैं ना, तो कीटोन जब बनता है तो मैं यहाँ पे पहले बी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। बी कंपाउंड 3 कार्बन का ही होगा क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है, और कीटोन है तो बीच वाले कार्बन पे ही O ग्रुप लगा होगा। साथ ही साथ ए कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ए कंपाउंड आपका देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है। क्यों भाई सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे O आया है ना, तो यहाँ OH भी बीच वाले पे रहा होगा और 2 हाइड्रोजन हटे होंगे इस रिएक्शन के दौरान। अब कंपाउंड सी की बात करते हैं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट की बात अगर हम करें तो शायद आपको याद होगा कि जैसे ये बी कंपाउंड का आइडोफॉर्म टेस्ट अगर दिया जाए तो ये इसका तो बनता है आपका CH3 और इतने सिस्टम का आपका बनता है CH3COO सोडियम सॉल्ट NaONA, इसका बनेगा सोडियम सॉल्ट और इसका बनेगा आइडोफॉर्म। सो येलो प्रेसिपिटेट इनमें से किसके होते हैं, इसके होते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट जिसके हैं वही आपका कंपाउंड सी है, तो कंपाउंड सी आपका ये होगा, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन भी आपका पूरा हुआ और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी ने पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसका ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड ए है जिसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मतलब अपनी एक आइडेंटिफाइड स्मेल है खुद की, ठीक है। और इसको जब ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो बताते हैं कि ये कंपाउंड बी और कंपाउंड सी फॉर्म करता है। ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड ए ने बी और सी बनाया जब NaOH से ट्रीट किया गया। लिखा हुआ है कि जो सी कंपाउंड है वो एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहीं से बहुत अच्छा हिंट मिल जाएगा आपको। और जबकि ए कंपाउंड बताया नहीं क्या है, लेकिन इसका फॉर्मूला बता दिया गया है, ठीक है, ये है। साथ ही साथ बताया गया कि जब बी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे क्रोमिक ऑक्साइड से तो वापस कंपाउंड ए मिलता है बच्चों। और जबकि कंपाउंड सी को जब ट्रीट किया जाएगा सोडा लाइम से NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से तो एक कंपाउंड डी मिलता है जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये तो था पूरा का पूरा पार्ट जो हमने क्वेश्चन को देखते हुए लिख लिया। अब सवाल उठता है कि A B C D का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल है, कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिला होगा। अगर हम पहली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये एक कंपाउंड है, इसको बेस से ट्रीट किया और हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। ध्यान देना, 2 कंपाउंड मिलते हैं और 2 में से एक कंपाउंड तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप सोचिए कि बेस की प्रेजेंस में एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में बदल जाए और 2 कंपाउंड में से एक कंपाउंड आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है भाई। तो ये नेम रिएक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। यस ऑफ कोर्स इट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी वाली रिएक्शन है बच्चों, ये कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ना। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको बताओ क्या क्या होता है इस रिएक्शन में। ये एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं दे रखा। साथ ही साथ इसने एक बार अपना सेल्फ ऑक्सीडेशन किया और एक बार अपना सेल्फ रिडक्शन किया, है ना। तो जब एल्डिहाइड सेल्फ रिड्यूस होगा तो पक्की बात है, आपको याद है बी कंपाउंड क्या होगा, बी कंपाउंड, यस ऑफ कोर्स अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल होता है और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर NaOH दिखाया है तो चलिए ध्यान से देखते हैं फिर। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
अब ध्यान से देखो, जब इसको ट्रीट किया गया सोडा लाइम से, ये क्या करते हैं, डीकार्बोजाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, डीकार्बोजाइलेशन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। अब जरा देखो, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला इसका अपनी तरफ से बनाऊं तो ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब इसका ये रिएक्शन करते हैं तो आपको याद है ये पूरा का पूरा हिस्सा हट जाता है, तो पीछे वाले पार्ट का आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मोस्ट कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉसिबल कौन सा है, बेंजीन। तो डी कंपाउंड जो है वो यहाँ से पता लगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन। साथ ही साथ अगर ये बेंजीन है तो यहाँ पे ये सी कंपाउंड क्या पॉसिबल है, सी कंपाउंड देखिए क्या पॉसिबल है कि इस एरोमेटिक सिस्टम में किसी एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सॉरी COONA आएगा, है ना, क्योंकि सोडियम सॉल्ट बनाना है ना इसको, तो COONA होगा। अच्छा, बी कंपाउंड की पॉसिबिलिटी और ए कंपाउंड की पॉसिबिलिटी देखनी है, तो जब ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक रहा होगा, और ये एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम है भाई, तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा। क्लियर। और अब बी कंपाउंड आप देखो कितना आराम से बता सकते हो भाई, इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या होगा, ये ग्रुप को रिड्यूस कर देना था, इस ग्रुप को क्या कर देना था, रिड्यूस्ड। फॉर्मूला मैच कर लेना 7 कार्बन के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पूरा फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से आपके चारों कंपाउंड्स पूरे हुए। एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें कैसे आइडेंटिफाई हुआ, और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से लिख लें और फटाफट देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक, चलिए आप सबने क्वेश्चन लिख लिया हो तो मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ दिया है। तो देखो, सबसे पहले आपने सवाल में पढ़ा होगा कि ए कंपाउंड है बच्चों, और इस ए कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C6H12O2। बहुत ध्यान से देखिएगा, C6H12O2 लिखा हुआ है कि अगर इसको ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 से, तो बताया गया कि 2 कंपाउंड मिलते हैं। यहाँ पे लिख दिए हमने दोनों कंपाउंड्स, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि बी कंपाउंड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं भाई, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक, तो ऑक्सीडेशन करने पर एक कंपाउंड डी मिलता है। ध्यान से देखिए, जब कंपाउंड डी को ट्रीट किया गया एक्वस KOH से बच्चों, एक्वस KOH से, और उसको सब्सिक्वेंटली हीट भी किया गया, ठीक है, मतलब KOH से ट्रीट किया गया और हीट भी करते हैं, तो उसके बाद कंपाउंड ई मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, कंपाउंड ई मिलता है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि इस डी कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, इस डी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन्होंने बताया कि आपको एक ये कंपाउंड मिलता है, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH। साथ ही साथ लास्ट इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे, इस ई कंपाउंड को जब ट्रीट करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब कि भाई कहीं ना कहीं जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इस तरीके से अगर रिड्यूस किया जाए तो बताते हैं कि ये सी कंपाउंड मिलता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पूरी हो गई। अब पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट तैयार है। अब देखते हैं कि कहाँ से क्लू मिलता है इनके आइडेंटिफिकेशन का। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, तो जो ए कंपाउंड, ये एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले फॉर्मूला मदद करेगा थोड़ी सी कि भाई देखो 2 ऑक्सीजन है, इट मे बी कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक हो सकता है भाई 2 ऑक्सीजन के साथ, या आपने पढ़ा होगा कि एस्टर भी 2 ऑक्सीजन कैरी करते हैं। मोस्ट कॉमन बेसिस पे ध्यान रखना है आपको। तो या तो ये ए कंपाउंड आपका एस्टर हो सकता है मोस्ट कॉमनली, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अब दोनों के लिए देखा जाए, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो आपको रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड कर रखा है, अब ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, आपने अगर बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको कंप्लीटली रिड्यूस करता है इनटू अल्कोहल, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करता है इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके लिए तो एक ही कंपाउंड मिलता है, तो लेकिन यहाँ तो 2 कंपाउंड दिए, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो रिडक्शन करने पे कोई एक ही कंपाउंड मिलता हमें, वो भी प्राइमरी अल्कोहल। मतलब यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है।
ये कंपाउंड पॉसिबल है कि एस्टर है। अब भाई एस्टर है वो भी 6 कार्बन का, क्योंकि भाई 2 कंपाउंड कैसे इसके लिए पॉसिबल है मैं आपको एस्टर का भी बताता हूँ। देखो एस्टर का अगर हम जनरल फॉर्मूला ये लिखें, सपोज करो कि ये इस तरीके से मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन एस्टर की दी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको ट्रीट किया, तो इस साइड का एक कंपाउंड मिलता है बच्चों और इस साइड का एक कंपाउंड। तो ये वाला जो है आपका जो मैंने इधर लिखा है, इससे मिलेगा एल्डिहाइड और इससे मिलता है अल्कोहल। ठीक बच्चों, इससे मिलता है एल्डिहाइड और इससे मिलता है अल्कोहल। अगर ये रिएक्शन पता ना हो तो जरूर लिख देना इसे कॉपी में। एस्टर का रिडक्शन करने पर ये मिलता है आपको एल्डिहाइड, इधर जो CO ग्रुप वाला साइड है, और उस साइड वाले का मिलता है क्या, अल्कोहल। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक, एक एल्डिहाइड और एक आपको मिलेगा अल्कोहल। कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ROH है तो उसको सीधा ROH दिखाएंगे। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं तो भाई इनमें से कौन सा अल्कोहल और कौन सा एल्डिहाइड ये कैसे पता लगेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इस B कंपाउंड का क्या किया गया, ऑक्सीडेशन किया गया। ठीक है, इस B कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया गया। अब यूं तो अगर ये एल्डिहाइड है तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि B एल्डिहाइड है या अल्कोहल है, तो अभी हमें तो चॉइस में लेना पड़ेगा। सो B कंपाउंड अगर मान के चल लेते हैं ये एल्डिहाइड है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर, एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आप सबको पता है एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डी कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन से फिर से अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक थोड़ी ना मिलेगा, तो मतलब यहाँ से ये बात पता लगती है कि ये बी कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं, ये बी कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है। सो ये बी कंपाउंड पॉसिबल है कौन सा आपका, अल्कोहल है, पहली बात। और तो इसका मतलब ये जो है ये वाला कंपाउंड है ये क्या पॉसिबल है बच्चों, ये हो सकता है कि एल्डिहाइड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, बी कौन सा है और सी कौन सा, ये तो पता लग गया। अब इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर ये डी मिल रहा है और डी का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर 2 कार्बन का मिल रहा है आपको कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन का मिल रहा है। मतलब पक्की बात है कि डी कंपाउंड में 2 कार्बन रहे होंगे, और अगर इसमें 2 कार्बन रहे होंगे तो ये भी पक्की बात है कि अल्कोहल भी 2 कार्बन का रहा होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इनमें ऐसी नहीं है जिसमें कार्बन एक्स्ट्रा आ जाए या सिस्टम से कार्बन चले जाएं, तो सेम चेन लेंथ रहने वाली है। तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये बात फिक्स्ड है। और अब यहाँ पे मैं बी का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो पक्की बात है भाई 2 कार्बन का अल्कोहल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सो 2 कार्बन का अल्कोहल बना लिया हमने। ठीक, अब आगे चलो, अब इसको ऑक्सीडाइज करो। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो भाई देखो एक बार ऑक्सीडेशन से डी बना, फिर से ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक, तो पक्की बात है ये जो डी कंपाउंड है ये भी कौन सा है, एल्डिहाइड है, क्योंकि अल्कोहल का जब इनिशियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। मतलब यहाँ पे मैं बी के बाद यहाँ पे डी कंपाउंड अगर आइडेंटिफाई करवाऊँ आपको, तो ये एल्डिहाइड भी कितने कार्बन का रहा होगा भाई, ये लो लिख दिया मैंने, 2 कार्बन का रहा होगा। अब इस 2 कार्बन के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा है तो एसिटिक एसिड, ये बिल्कुल ठीक है। अब इस एल्डिहाइड पे जरा ध्यान दो, और इस एल्डिहाइड पे जब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें मिलेगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये रहा। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो देखो इन्होंने जो रिएक्शन दे रखा KOH या NOH लिखा मिले, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता तो कैनिज़ारो रिएक्शन होती, और अगर है तो ये वाली रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाए बच्चों, चलो मैं इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो भी इस साइड। तो कैसे बनाते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, आप क्या करो कि 2 मॉलिक्यूल लिख लो उसके, ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं इस तरीके से, ये लो, और किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन एटम बच्चों निकाल के आप क्या करना, पहले के ऑक्सीजन पे लगा देना और इन कार्बन को आपस में जोड़ देना। तो इनके जोड़ने से देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, COH CH3 COH H, और इस कार्बन से किसको जोड़ना है, CH2, और ये वाला ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा। अब ये हुआ कि जो ये वाला हमारा कंपाउंड है बच्चों, ये वाला कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में ये देखो कि क्या ये हमारा ई कंपाउंड है या अभी इसमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं। तो भाई आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है
कि कहीं ना कहीं ये बेस के साथ हीटिंग भी दे रखी है। तो बेस ने क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, मतलब एल्डोल रिएक्शन मिली। अब हीट करने पर भाई क्या होगा, इसमें से वाटर भी तो हटाना है, तो वाटर हटा दो। ये अल्फा कार्बन से वाटर हटाना और इस वाले बीटा कार्बन से यहाँ से H हटा दो, ठीक है, यहाँ से OH हटाना और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अगर वो हीटिंग नहीं प्रोवाइड करते तो आपका ई कंपाउंड यही होता। अभी आपका ई कंपाउंड या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड रहेगा। अब जैसे ही आपको ई मिल गया है तो अब देखो ई का क्या हुआ, कैटालिटिक रिडक्शन, उससे मिला है ये कार्बन, मतलब ये वाला जो आपका सी कंपाउंड मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि इस सी कंपाउंड में 1 2 3 4, क्योंकि ई से ही सी बन रहा है, ठीक, तो पक्की बात है इसमें 4 कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है। और जब इस ई कंपाउंड का रिडक्शन करोगे ना तो ये डबल बॉन्ड इजीली रिड्यूस होगा और ये सी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर आएगी वो होगी CH3 CH2 CH2 CH2, ये रहेगा आपका कंपाउंड सी। तो अब ये देखिए कि कंपाउंड सी आपके पास है और कंपाउंड बी आपके पास है। अब इस एस्टर की स्ट्रक्चर क्या हम बना सकते हैं, तो बना लो बिल्कुल। एस्टर का फॉर्मेट क्या होता है, COO। अब इधर वाला अल्कोहल का हिस्सा था, अल्कोहल कितने कार्बन का बताया भाई, 2 कार्बन का, तो मतलब पक्की बात है यहाँ 2 कार्बन की चेन। और अब एल्डिहाइड कितने कार्बन का, 4, तो 4 में से 1 कार्बन तो यही वाला होगा। तो पीछे कितने कार्बन की चेन बनेगी बच्चों, पीछे बनेगी 1 2 और 3, CH3 CH2 CH2, तो ये हो जाएगा ना पूरा 4। तो अब आप देख लो ये पूरा का पूरा एस्टर जो है आपका, ये आपका कंपाउंड ए है, ये हो गया, ठीक है, इथाइल ब्यूटेनॉइड इसका नाम है। तो इस तरीके से आपने अगले 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई किए। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, बहुत ध्यान से इन्हें ट्राई करना और बहुत अच्छी पढ़ाई करना।